हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कौटिल्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कौटिल्य का पार्ट 1 जिसमें कौटिल्य के राज्य सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। आइए और अब हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में। उसको पढ़ने से पहले हम लोग मैं जो पहला वीडियो बनाई थी उस पर जो आप लोगों के जो प्रक्रियाएं आई देखकर अच्छा लगा, और इसी तरह देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में। जैसा कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में देखेंगे तो कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है ही, जिसमें वो राज्य के सप्तांश सिद्धांत के बारे में बात किया, और उसका जो मंडल सिद्धांत और षाडगुण नीति है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश या राज्य के लिए उसका विदेशी या अन्य राज्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए उसकी अध्ययन वो करने के लिए कौटिल्य मंडल सिद्धांत के बारे में बताए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को पढ़ने से पहले मंडल का अर्थ समझ लेते हैं। मंडल का मतलब कि राज्यों का वित्त है, जिसमें कौटिल्य ने 12 राज्यों को रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि वो ये बताता है कि जो राज्य हैं वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध स्थापित करेगा या कैसा व्यवहार करेगा। आप जानते हैं वर्तमान समय में भी किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए अपनी विदेश नीति को आधार मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को संचालित करते हैं या निर्धारण करते हैं, जिसका मूलभूत आधार राष्ट्रीय हित होता है। उसी आधार पर कौटिल्य ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अलग देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपना मंडल सिद्धांत बताया है, जिसमें वो राज्यों को एक स्थायी मित्र या शत्रु नहीं कहता है, क्योंकि इनकी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार इनके कर्तव्य परिवर्तित होते रहते हैं, राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं। कौटिल्य भी अपने, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपने राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मंडल सिद्धांत की स्थापना किया है। यह सिद्धांत वास्तविक और आदर्शों पर एकदम सही साबित हो रहा है, जिसमें वो प्रासंगिक भी है अपने इस सिद्धांत के अनुसार, जिसमें वो राज्यों का सबसे पहले हम लोग तो मंडल का अर्थ ही समझ लेते हैं। मंडल का मतलब होता है राज्यों का वृत्त। सर्कल मतलब वृत्त मतलब सर्कल होता है, राज्यों का वृत्त जिसमें वो बताता है कि केंद्र में रखता है विजिगिसु को। विजिगिसु ये ऐसा राज्य है जो जीतने की इच्छा रखता है, अपने साम्राज्य को विस्तारित करता है, साम्राज्य विस्तार करता है। फिर उसके बाद इसके अगल बगल के जो देश हैं, राज्य हैं, उससे वो उसका किस प्रकार संबंध है उसको बताता है। जैसा कि वो बताता है आगे के 5 सिद्धांत और पीछे के आगे के 5 राज्य और पीछे के 4 राज्य हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बीच में वो रखता है विजिगिसु को, जो अपने साम्राज्य विस्तार की बात करता है। विजिगिसु के आगे होता है अरि। अरि मतलब शत्रु होता है। फिर उसके बाद है मित्र। अरि के बाद वो बताता है कि मित्र। फिर इसके आगे का जो राज्य है उसको बताता है अरिमित्र। फिर उसके आगे का राज्य है अरिमित्र मित्र। अरिमित्र मित्र। फिर लास्ट में वो रखता है, ये मित्र है। फिर उसके बाद अरिमित्र बताता है। इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको
दिखते हैं। फिर पीछे के भी ठीक उसी प्रकार, ये आगे के राज्य हैं जिसमें वो 5 राज्य बताया है, और पीछे के भी राज्य की बात किया है जिसमें वो पीछे के राज्यों को बताता है कि पाणिग्राहसार, पारसीग्राह। फिर उसके बाद वो बताता है आक्रांत, उसके पीछे का मतलब पीछे का जो मित्र है विजुगिसु का मित्र हुआ आक्रांत। फिर पार्श्वग्राहसार, पार्श्वग्राहसार, फिर आक्रांदासार, पार्श्वग्राहसार के बाद आक्रांदासार। विजुगिसु है जिसको वो सेंटर में रखता है, वो कहता है कि ये ऐसा राज्य है जो अपने साम्राज्य विस्तार की बात करता है, हमेशा अपने राज्य की सीमा को बढ़ाता है। फिर उसके जो आगे का जो राज्य है वो विजुगिसु का शत्रु होगा, जिसके लिए वो अरि शब्द यूज किया है। फिर उसके बाद अरि मित्र के बगल में जो राज्य है वो विजुगिसु का मित्र होगा। जैसा कि माना जाता है कि पड़ोसी का पड़ोसी शत्रु होता है, तो उसी प्रकार अरि का वो शत्रु हुआ लेकिन विजुगिसु का मित्र हुआ। फिर मित्र के बाद जो अगला राज्य आएगा वो अरि का विजुगिसु के शत्रु का मित्र होगा, अरि मित्र। फिर उसके बाद जो राज्य आएगा मित्र मतलब विजुगिसु के मित्र का मित्र है ये। फिर नेक्स्ट लास्ट जो है वो आता है अरि मित्र मतलब अरि के मित्र का, जो विजुगिसु के दुश्मन देश है उसके मित्र का ये मित्र हुआ। ठीक उसी प्रकार जो ये सामने के राज्य हैं उसी प्रकार पीछे के भी राज्य हैं, जो पारसीग्राहसार ये पीछे का विजुगिसु का शत्रु है। आक्रांत का मतलब है वो विजुगिसु का पीछे का मित्र। पार्श्वग्राहसार हुआ विजुगिसु के शत्रु का मित्र, आक्रांतासार मतलब विजुगिसु के मित्र का मित्र। इस प्रकार से वो ये रखा, लेकिन 2 अन्य राज्यों को भी रखता है, जिसमें वो रखता है तटस्थ राज्य और उदासीन राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। इन राज्यों को मिला करके टोटल 12 राज्य हो जाते हैं। मध्यम राज्य के बारे में कौटिल्य बताता है कि ये वैसा राज्य है जो विजुगिसु और अरि के सीमा से लगता है, अरि की सीमा से संबंधित है। मतलब विजुगिसु के भी सीमा उसके साथ इसकी सीमा लगती है और अरि के सीमा से भी इसकी सीमा लगती है। ये एक शक्तिशाली राज्य है। ये दोनों से चाहे तो अलग से युद्ध या संधि कर सकता है। ठीक उसी प्रकार उदासीन राज्य भी बताया, ये ऐसा राज्य है जो तटस्थ रहता है, इसकी सीमा ना ही विजुगिसु से लगती है और ना ही अरि से लगती है, ये उदासीन है, ये भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। अब इस प्रकार से ये कहता है कि ये अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने राज्यों से संबंधित व्यवहार करते हैं, और वो कौटिल्य राज्यों के लिए योगक्षेम के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। योगक्षेम का मतलब है, योगक्षेम का सिद्धांत का मतलब है प्रसन्नता और समृद्धि, कि प्रत्येक राज्य जो है वो अपने राष्ट्र में प्रसन्नता और समृद्धि का विस्तार करेगा। इस प्रकार से कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, जिसमें वो राज्यों को व्यवहार करने के लिए बताया कि कौन सा राज्य कैसा व्यवहार करेगा।
अब स्पेशली कौटिल्य का मंडल सिद्धांत देखें तो ये शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें वो बताता है कि जो राज्य हैं ये सभी, इन सभी की शक्तियां समान है और शक्ति संतुलन स्थापित किए हुए है, केवल मध्यम और उदासीन को छोड़ करके। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कौटिल्य मंडल की टोटल 72 प्रकृतियां बताता है, जिसमें वो बताया कि मुख्य रूप से 6 प्रकृतियां होती हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकृतियां हैं, जिसमें से एक मुख्य प्रकृति है जो कि राज्य प्रकृति। उसके अलावा इसी में 5 द्रव्य प्रकृतियां हैं। द्रव्य प्रकृतियां हैं जिसमें वो बताता है 5 हैं। अमात्य, कोश, अमात्य हो गया, कोश हो गया, और अमात्य, कोश, जनपद, दुर्ग, और 5वां है दंड। इधर लिख देते हैं दंड। तो 5 द्रव्य प्रकृतियां हुई। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल प्रकृतियों को निकालें हम लोग, तो टोटल हुआ 5 × 12 60 प्लस आपका जो मंडल सिद्धांत है उसमें कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं, जिसमें ऐड करेंगे हम लोग तो टोटल कुल प्रकृतियां अगर निकाले तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल प्रकृतियां 72 हैं, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में पूछा गया था। फिर अब हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार से देखेंगे कि मंडल सिद्धांत में कैसे राज्यों की संख्या है, उनकी प्रकृतियां कैसी हैं और वो किस प्रकार से राज्यों के साथ व्यवहार करेंगे। अब आगे देखते हैं, वो राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए एक अलग सिद्धांत भी देते हैं जिसका नाम है शार्डगुड नीति। शार्डगुड नीति मतलब 6 फोल्ड पॉलिसी, मतलब 6 लक्षणों वाली नीतियां कहते हैं इसको। 6 लक्षणों वाली नीतियां। छह लक्षणों वाली नीतियां, ये कौटिल्य के 7वें अधिकरण में इसका उल्लेख किया गया है। शार्डगुड नीति का 7वें अधिकरण में, 7वें अधिकरण में ये बताता है, इसके अंतर्गत शार्डगुड नीति के अंतर्गत बताता है कि विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार को बताने के लिए वो अपने शार्डगुड नीति का वर्णन किया हुआ है। कौटिल्य के चिंतन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये कूटनीति और राज्य शिल्प को आर्थिक और भौगोलिक स्तरों पर इसका तत्वों के आधार पर इसका वर्णन किया हुआ है ना, जिसमें से 6 लक्षणों वाली नीतियों में 6 लक्षण कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है संधि, विग्रह, यान, द्वैधी भाव, संश्रय और आसन। संधि में वो बताता है कि ये जब मतलब
एक राज्य अगर सबल या निर्बल है तो उसको किस प्रकार से व्यवहार करेगा। वो कहता है कि जब राज्य अपनी शक्तियों को समझे कि कमज़ोर है तो वो किसी अन्य दूसरे राज्य के साथ संधि या समझौता करके अपनी शक्तियों का विस्तार करेगा। फिर उसके बाद वो अपना बताता है दूसरा विग्रह सिद्धांत। विग्रह सिद्धांत का सिद्धांत वो कहता है कि राजा तभी अनुसरण करेगा जब वह अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त हो और देखे कि जो शत्रु है वो कमजोर है। मतलब विग्रह का मतलब युद्ध होगा ना, जब उसे लग जाए कि उसके सामने वाला राज्य जो है वो कमजोर है तो युद्ध का प्रयोग कर सकता है। फिर उसके बाद उसका तीसरा जो लक्षण है वो है यान करने का मतलब है कि आक्रमण या वास्तविक आक्रमण या चढ़ाई कर देने से संबंधित है। फिर द्वैधी भाव का वो फिर उसका चौथा है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव में वो बताता है कि राजा अपने चूंकि अन्य राज्यों के साथ जो है उसमें से एक के साथ मित्रता और दूसरे के साथ शत्रुता, मतलब एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करे। फिर उसके बाद है संश्रय। इसमें वो बताता है कि जब राजा या जो किसी को लगे कि उसकी शक्ति कमजोर है तो वो किसी अन्य बलशाली राजा के संश्रय में जा सकता है, उसका आश्रय ले संश्रय में जा सकता है, मतलब उसका समर्थन प्राप्त कर सकता है। आसन में आप देखेंगे तो वो कहता है कि ये तटस्थता वाली स्थिति है। जब राजा को लगे कि अभी वो युद्ध या आक्रमण करने के योग्य नहीं है तो वो कुछ टाइम तक तटस्थ रहकर अपनी शक्ति का विस्तार करे। उसके पश्चात जब उसे लगे तो फिर अगली लक्षण का वो प्रयोग करे। इस प्रकार से हम कौटिल्य को देखते हैं तो वो अपना ये सिद्धांत बताया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य कैसे राज्यों के साथ व्यवहार करना है वो तो बता दिया अपने मंडल सिद्धांत और सार्वभौम नीति में। फिर उसके बाद वो शांति स्थापना के 4 उपाय बताए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपाय जिसमें है साम, दाम, भेद और दंड। साम दाम को स्पेशली वो बताता है कि इसका प्रयोग निर्बल राजा करेगा और जो भेद और दंड है इसका प्रयोग सबल राजा करेगा। साम का मतलब हम ये समझते हैं कि इसका वो अर्थ बताता है कि जब कोई राष्ट्र अपने जो उसका अदर राष्ट्र मित्र है या जो उसका अगला प्रतिद्वंदी है उसको समझा बुझाकर अपने अनुकूल कर लेना, अपने हित के अनुकूल कर लेना। दाम में है कि जब साम से मतलब समझाने बुझाने से काम ना चले तो राजा क्या करेगा, वो अपने प्रतिद्वंदी को धन देकर या लालच देकर उसको अपने में मिलाएगा, अपने हित के अनुकूल करेगा। भेद का मतलब वो बताता है कि वो उस जो राजा है वो अगले राजा के पड़ोसियों से या उसके अगल बगल के राष्ट्रों के बीच फूट डालकर अपने, अगर नहीं लगता है कि वो इन दोनों से काम चल रहा है तो फूट डालकर उसको तोड़े और उसको कमज़ोर करे, फिर अपने हित का प्रयोग करें। फिर उसके बाद लास्ट है दंड। वो कहता है कि जब इन सभी से काम नहीं चलता है साम दाम भेद से तो चौथा उपाय बताता है जिसमें वो कहता है कि इसमें आखिरी रास्ता बन जाता है युद्ध या आक्रमण करके उसको अपने में मिला लेना या अपने हितों को उसके मतलब अपने हितों के अनुकूल कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जब अधिकरण या शुरुआती पहले वीडियो में ही देखा था कि उसने 9 प्रकार के गुप्तचर की बात किया था जो कि उसके प्रथम अधिकरण के 11वें अध्याय में है। गुप्तचर का बात वो किया हुआ है। तो कितने प्रकार के गुप्तचर बताया था वो? 9 प्रकार के। जिसमें अगर गुप्तचर की बात करें स्पेशली वो बात जो किया है प्रथम अधिकरण के
11वें अध्याय में। प्रथम अधिकरण का 11वां अध्याय ना। इसमें गुप्तचर को वो दो भागों में बांटा है, एक स्थायी गुप्तचर, दूसरा भ्रमणशील गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर में वो 5 रखता है, 5, और भ्रमणशील है, भ्रमणशील जिसमें वो 4 प्रकार के गुप्तचर की बात किया है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कापाटिक पहला, फिर उसके बाद है कापाटिक को बताता है कि ये दूसरों का रहस्य जानने वाला है, दूसरों का रहस्य जानने वाला, रहस्य जानने वाला। फिर उसके बाद वो बताता है कि उदासीन गुप्तचर है, उदासीन, जिसमें वो बताया है कि जो उदासीन है वो एक सन्यासी के भेष में रहेगा, सन्यासी के वेश में रहेगा उदासीन को। फिर उसके बाद वो गृहपतिक, गृहपतिक है, वैदेहक है और तापस है। गृहपतिक, वैदेहक और तापस। गृहपति को बताता है किसान के वेश में होगा, किसान के वेश में। वैदेहक को वो बताता है कि ये एक व्यापारी के वेश में होकर सूचनाओं को एकत्रित करेगा। और तापस के लिए बताता है कि ये राजकार्य में काम करने वाला गुप्तचर है, जो या तो सिर मुंडाया रहेगा या तो जटा धारण किया रहेगा। राज के कार्य में, राज के कार्य को करने वाला, करने वाला वेश में आप देखें तो वो या तो सिर मुंडाया रहेगा या तो जटा धारण किए हुए रहेगा। फिर उसके बाद है भ्रमणशील गुप्तचर, जिसमें वो 4 बताया है। एक हो गया क्षत्रिय, फिर है तीक्ष्ण, रसद और परिवार्जिका। तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका। इस प्रकार से वो गुप्तचर की व्यवस्था किया, जिसमें आप देखेंगे कि गुप्तचर स्पेशली प्रथम अधिकरण के 11वें अध्याय में बोला है। 9 प्रकार के गुप्तचर की बात किया है। गुप्तचरों को भी वो 2 भाग में बांटा है, जिसमें भ्रमणशील हो गया और स्थायी हो गया। स्थायी को वो 5 भागों में बांटता है, जिसमें आपका है कापाटिक, उदासीन, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। तो इसके अलग अलग कार्य आप लोग देख ही लिए। फिर इसका भ्रमणशील है, भ्रमणशील में के अंतर्गत वो 4 को रखता है, जिसमें क्षत्रिय, रसद, तीक्ष्ण और परिवार्जिका। इस प्रकार से वो राज्य की जानकारियों को, राज्य के कार्यों में करने वाले व्यक्तियों को और अपने राज्य की सूचना कैसे, राज्य के संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब का वर्णन कर देता है। और लास्टली हम देखें तो कौटिल्य अपने सिद्धांतों के कारण आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। इसकी जो विदेशी शासन है, जिसमें विदेश नीति का पालन किया जाता है, कहीं ना कहीं ये अभी भी प्रासंगिक है इन सिद्धांतों के माध्यम से। तो अब यहाँ पर कौटिल्य समाप्त होता है। अब आप आगे के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना अध्ययन कार्य करते रहिए। ओके, धन्यवाद।